द कहानीबाज। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द कहानीबाज के कहानियों में। हमारी आज की कहानी का नाम है चंद्रनाथ और इस कहानी को लिखा है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने। अब तक आपने इस कहानी के 4 एपिसोड सुन चुके होंगे। आज चंद्रनाथ का 5वां एपिसोड होने जा रहा है। तो चलिए हम चलते हैं कहानी की ओर। किंतु चंद्रनाथ ने जब वृंदावन से कहा कि कल इन्हें ले जाऊंगा, तो उसके कलेजे में जैसे एक साथ ही सैकड़ों तीर चुभ गए। खुद ही क्या कह गए, खुद ही नहीं सुन सके। किंतु चंद्रनाथ ने सुना जैसे धीमी आवाज में बहुत देर से किसी ने कहा, इससे बढ़कर खुशी की बात और क्या है। सरयू यह सुनकर खुश नजर नहीं आई। उसकी दोनों आंखों से आंसू बह चले थे। पति के दोनों पांवों को माथे से स्पर्श करके उसने कहा, पांव की धूली देकर इस अभागिन को यहीं छोड़ जाओ, मुझे मत ले जाओ। चंद्रनाथ ने कहा, क्यों? सरयू जवाब नहीं दे सकी, रोने लगी। उसकी आंखों के सामने वृद्ध कैलाश चंद्र का दयनीय चेहरा नाच उठा। चंद्रनाथ ने कुछ देर चुप रहकर कहा, मैं तुम्हारा पति हूं। मैं अगर तुम्हें ले जाना चाहूं तो तुम्हारी अनिच्छा से कुछ नहीं होने वाला। मैं विशु को नहीं छोड़ सकता। सरयू ने देखा उसे कुछ नहीं कहना है। दूसरे दिन प्रातःकाल कैलाश चंद्र ने विशेश्वर को और दिनों की तरह गोद में उठा लिया। शतरंज की पोटली लेकर शंभु मिश्र के घर आए। उन्हें पुकार कर कहा, मिश्रा जी, आज मेरे आनंद का दिन है। विशुदा आज अपने घर जाएंगे। बड़ा हो गया है भाई, अब इसे मामूली घर में बांधकर नहीं रखा जा सकता। मिश्रा जी आनंदित नजर आए। कैलाश चंद्र ने शतरंज बिछाने को कहा, आज हम लोगों का दिन है, तुम्हें 2 बाजी मात करके जाऊंगा। किंतु खेल के शुरू में ही कैलाश चंद्र एक एक करके हारने लगे। हाथी की जगह किश्त और किश्त की जगह घोड़ा। इसी तरह बहुत गड़बड़ हो गया। मिश्र जी ने कहा, बाबूजी, आज तुम्हारे मिजाज चैन में नहीं है, इसी से गलती कर रहे हो। धीरे धीरे एक के बाद दूसरी बाजी हार कर कैलाश चंद्र खेल उठाकर पोटली बांधने बैठे, किंतु वजीर नहीं बांधा। विशु के हाथ में देकर कहा, दादा, वजीर तुम्हें दे दिया, अब कभी नहीं लूंगा। और फिर रास्ते में जिससे भेंट हुई उसे ही यह खबर सुना दी। आज वह वृद्ध सभी कामों में उत्साहित था, किंतु काम करते हुए काम पीछे ही रह जाता। बाजी खेलने की तरह बहुत गलती हो जाती थी। सरयू ने देखकर छिपकर सैकड़ों बार आंखें पोंछी, परंतु उस वृद्ध के चेहरे का उत्साह कम नहीं होता। यहां तक कि जब सरयू उन्हें अकेले बुलाकर पदधूली लेकर माथे से लगाकर रोने लगी, तब भी उसने आंसू स्वर्ण करके हंसकर आशीर्वाद देते हुए कहा, मेरी माँ, रो मत। अपने बूढ़े काका के आशीर्वाद से तुम राजरानी बनोगी। अगर फिर कभी आना तो भूल कर भी इधर उधर कहीं मत जाना। सरयू और रोने लगी। छाती में केवल उस दिन की बात घुमड़ घुमड़ कर उठने लगी जिस दिन वह रास्ते की निराश्रिता भिखारिन बनकर काशी आई थी। और आज सरयू ने कहा, काका, मुझे छोड़कर रह ना सकोगे। कैलाश चंद्र ने कहा, अब कितने दिन मां? किंतु मन ही मन कहा, अब की पुकार हुई है। इतने दिनों तक चलते हुए प्राण के उड़ जाने का उपाय हो गया है। सरयू ने आंखें पोंछते पोंछते व्याकुल होकर कहा, मुझ में दया माया नहीं है।
बुढ़े ने रोककर कहा, छी माँ, ऐसी बात मत कहो, मैं तुम्हें पहचानता हूँ। रात को 10 बजे सभी स्टेशन आ पहुंचे। धीरे धीरे गाड़ी का समय नजदीक आने लगा। विश्वेश्वर को नींद आ रही थी, परंतु वह लाल वजीर को तब भी छाती से लगाया था। वृद्ध ने हिला डुलाकर जगा दिया। तुरंत ही जागकर पहले तो उसने रोने की तैयारी की, परंतु जब मुंह के पास मुंह ले जाकर काका ने पुकारा, विशु दादा, तब वो हंस पड़ा। दादा, मेरे दादा भाई, कहाँ जा रहे हो? विशु ने कहा, जाता हूं। इसके बाद वजीर को दिखलाकर कहा, मंती। कैलाश चंद्र ने कहा, हाँ दादू, मंती मत हारना। हाथी दांत से निर्मित इस लाल चीज के प्रति कैलाश चंद्र ने इसके पहले भी कई बार उसे सावधान कर दिया था। उसने भी सिर हिलाकर कहा, नहीं हारूंगा मंती। गाड़ी आने पर सरयू फिर उनकी पगधूली लेकर गाड़ी पर आ बैठी। वृद्ध के आखिरी आशीर्वाद होठों पर कांप कांप कर अंदर ही रह गए। ट्रेन छूटने में देर न देखकर कैलाश चंद्र ने विश्वेश्वर को चंद्रनाथ के गोद में देकर कहा, दादू, दादू, मंत्री। उसने मंत्री को देखकर कहा, दादू, मंती, हारना नहीं। नहीं। अब की बुढ़े की आंखों में आंसू आ गए। गाड़ी छूट जाने पर उसने सरयू की खिड़की के पास मुंह ले जाकर कहा, मां, जाता हूं। और एक बार जोर से पुकारा, ओ दादू। गाड़ी की आवाज और लोगों के शोरगुल में विश्वेश्वर वह पुकार नहीं सुन पाया, जब तक गाड़ी की अंतिम आवाज भी सुनाई देती रही, तब तक कैलाश चंद्र एक कदम भी नहीं हटे। इसके बाद धीरे धीरे लौट गए। घर पहुंचकर चंद्रनाथ को जिस बात का डर था, उसे मणिशंकर काका ने खत्म कर दिया। उन्होंने कहा, चंद्रनाथ, पाप के लिए प्रायश्चित करना पड़ता है। जो पाप नहीं करता है उसे प्रायश्चित की क्या जरूरत है। बहू ने कोई पाप नहीं किया, बेकार ही प्रायश्चित की बात कहकर उसकी बेइज्जती मत करो। मणिशंकर के मुंह से ऐसी बात बिल्कुल नहीं थी। चंद्रनाथ विस्मित होकर देखता रह गया। उन्होंने फिर कहा, बूढ़ा होकर बहुत देखा है कि दोष और लज्जा सब लोगों में होती है। मनुष्य को दीर्घ जीवन में अनेक कदम चलना पड़ता है। दीर्घ पल में कहीं कीचड़ रहता है और कहीं सूखा और कहीं वह नीचा रहता है। इसी से बाबा आदमी का पांव फिसल जाता है, किंतु वे अपनी बात नहीं कहते, केवल दूसरों की बात कहते हैं। दूसरों की लाज की बात वे चिल्लाकर कहते हैं, और यह सब अपना दोष छिपाने के लिए। वे उम्मीद करते हैं कि दूसरों के गोलमाल से अपनी लाज दब जाती है। चंद्रनाथ चुप रहा। मणिशंकर ने कुछ रुककर फिर कहा, और एक नई बात सीखा है कि दूसरों को अपना बनाया जाता है, किंतु जो अपना है उसे गैर कैसे किया जा सकता है। इतने दिनों तक मैं अंधा था, किंतु विशु ने मेरी आंखें खोल दी हैं। उसके पुण्य से सब कुछ पवित्र हो गया। आज द्वादशी है। पूर्णिमा के दिन तुम्हारे गांव के सब लोगों को निमंत्रण दे रहा हूं। जब दादा थे, काज कर्म सब वही करते थे। मैं कभी कुछ नहीं कर पाता था। इसी से सोचा है कि फिर से विशु का अन्नप्राशन करूंगा। चंद्रनाथ को कुछ चिंता हुई। बोला, किंतु समाज? मणिशंकर हंस पड़े। बोले, समाज मैं हूं। समाज तुम हो। इस गांव में और कोई नहीं है। जिसके पास रुपया है वही समाज का मालिक है। मैं चाहने पर तुम्हारी जाति मार सकता हूं और तुम चाहने पर मेरी जाति मार सकते हो। समाज की चिंता मत करो। एक बात और कहता हूं, इतने दिनों तक नहीं कहा, शायद कभी नहीं कहता, किंतु सोचता हूं कि तुमसे यह बात कहने पर कोई नुकसान नहीं होगा। तुमको राखाल भट्टाचार्य की 2 वर्ष पुरानी बात याद है? हरदयाल ठाकुर का पत्र पढ़ा था। मेरे परिवार में यदि कोई लाज की बात थी तो केवल वही प्रमाणित कर सकता था।
किंतु अब कोई बात नहीं खोलेगा। मैंने उसे जेल भिजवा दिया था। कुछ दिन हुए वह छूटकर कहीं चला गया और फिर कभी उस गांव में पैर नहीं रखेगा। मणिशंकर ने तब अंधोपांत सारी बात कह डाली। सारी कहानी सुनकर चंद्रनाथ की आंखें आंसुओं में डूब गई। इसके बाद पूर्णिमा के दिन खाना दाना हुआ। गांव में किसी ने कोई बात नहीं कही। उन्हें मणिशंकर का व्यवहार देखकर विश्वास हो गया कि झूठ मूठ ही किसी ने यह बात फैला दी थी या यह केवल एक जमींदारी चाल थी। केवल हरकाली अलग बनाए खाएगी। वे अब इस गांव में भी नहीं रहेंगे, घर चले जाएंगे। हरकाली ने कहा, प्राण जाए तो जाए, यह स्वीकार है, परंतु धर्म वह कभी नहीं छोड़ सकेगी। यह खुशी की बात हो या दुख की, परंतु अब उसकी ही इच्छा अनुसार उन्हें 50 रुपये माहवार देता रहेगा। उत्सव खत्म होने पर बड़ी रात तक नाच गाने का कार्यक्रम चलता रहा। चंद्रनाथ ने घर आकर देखा सर्व अलंकार विभूषिता राजेश्वरी की तरह निद्रित पुत्र को गोद में लेकर सरयू रात को पति का इंतजार करते हुए बैठी है। आज पूर्णिमा है। चंद्रनाथ ने कहा, आज ये क्या ठाठ है? सरयू ने मधुरता से हंसकर कहा, सखी ने आज अपनी मनचाही करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसी रात को एक एक कदम करके वृद्ध कैलाश चंद्र घर लौट आए। बंधी हुई तुलसी वेदी पर तब भी दीप जल रहा था। फिर भी वह कैसा भीषण अंधकार। यहाँ कुछ समय पूर्व सब कुछ था और अब कुछ नहीं, केवल मिट्टी का दीप अब तक जलता आ रहा था। नाशवान संसार की भांति उसकी उम्र भी अब खत्म हो चली थी, अब बुझ ही जाएगा। सरयू इसे अपने हाथ से जला गई थी। चारपाई पर आकर वे लेट गए। थकी आंखों पर तंद्रा घिर आई, किंतु कान के पास उसी वक्त जैसे कोई बीच बीच में पुकार जाता। दादू, सपना देखा कि राजा भरत उनकी छाती पर मृत्यु शैया पर पड़े शीन होंठ कांप कर बोल रहे थे, लौट आओ, लौट आओ। सवेरे वे चारपाई पर उठ बैठे। बाहर आकर अभ्यस्त की तरह पुकारा, विशु। इसके बाद याद आया कि विशु नहीं है। वे लोग चले गए हैं। शतरंज की पोटली हाथ में लेकर शंभू मिश्र के घर पहुंचे। पुकार कर कहा, मिश्र जी, मेरा दादा भाई चला गया। दादा भाई को सभी प्यार करते थे। मिश्र जी को दुख हुआ। शतरंज बीत जाने पर मिश्र जी ने कहा, बाबूजी, तुम्हारे वजीर का क्या हुआ? कैलाश चंद्र ने दीर्घ निश्वास छोड़कर कहा, वही तो मिश्र जी, उसे तो विशु ले गया। लाल वजीर को वह बहुत चाहता था। बच्चे ने किसी तरह भी नहीं छोड़ा। उन्होंने स्वेच्छा से अपने प्राणों से अधिक प्रिय शतरंज के जोड़े को खराब कर दिया। यह कहते हुए उन्हें लाज मालूम हुई थी। मिश्र जी ने कहा, तब दूसरा जोड़ा बिछाऊं? बिछाओ। खेल में कैलाश चंद्र की हार हुई। शंभू मिश्र उसके साथ बहुत दिनों से खेलते थे, परंतु कभी नहीं हरा सके। आज हारने का कारण वे सहज ही समझ गए। बोले, बाबूजी, अब तुम्हारा सारा इल्म भी विशु अपने साथ ही लेता गया। बाबूजी के चेहरे पर सूखी हंसी की रेखा दिखलाई दी। बोले, आओ एक बाजी और देखी जाए। बहुत अच्छा। खेल के बीच में कैलाश चंद्र ने एक किश्त देते हुए कहा, विशु। शंभू मिश्र हंस पड़े। किश्त देते हुए बोले, बाबूजी, यह तो किश्त है, विशु नहीं। दोनों ही हंस पड़े। फिर शंभू मिश्र ने किश्त देकर कहा, तुम्हारे 2 सिपाही गए। कैलाश चंद्र घबरा कर बोले, दादा, आओ आओ, जल्दी आओ। फिर कुछ देर उसका इंतजार करते हुए बैठे रहे। मन में हो रहा था जैसे अभी एक छोटी कोमल देह उनकी पीठ के ऊपर उछल पड़ेगी। शंभू मिश्र ने विलंब देखकर कहा, बाबूजी, सिपाही नहीं बचा सकोगे। वृद्ध चौंक उठा। वही तो 2 मारे गए। इसके बाद खेल खत्म हुआ। मिश्र जी जीत गए, किंतु खुशी नहीं हुई। गोटियां हटाकर बोले, बाबूजी, दूसरे दिन खेल होगा। आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मिजाज एकदम परेशान है।
घर लौटते समय दोपहर हो गया। मन में हो रहा था कि विशु तो है नहीं, फिर इतनी जल्दी क्यों। घर पहुंचकर देखा कि लख्या की माँ अकेली रसोई घर में बैठी हुई खाने का इंतजार कर रही थी। आज उन्हें खुद ही रसोई बनाना पड़ा होगा, खुद ही लेकर खाना होगा, अकेले खाना होगा, इच्छानुसार भोजन करेंगे। कोई जल्दी नहीं, कोई घबराहट नहीं है, विशेश्वर का डर नहीं है, बिल्कुल स्वाधीन। परंतु वह अच्छा जो नहीं लगता। रसोई घर में जाकर देखा, एक मुट्ठी चावल, 2 आलू, थोड़ी सी दाल और कुछ लकड़ियाँ। आंखों से आंसू फूट निकले। 2 साल पहले की बात याद आ गई। तब भी यूं ही बनाना पड़ता था। यही लख्या की माँ सभी चीज़ें तैयार कर देती थी, किंतु तब विशु आता भी नहीं था और चला भी नहीं जाता था। कटहल के नीचे उसका बनाया हुआ छोटा सा खेल का घर अब भी मौजूद था। 2 टूटे हुए घड़े, एक हाथ पांव टूटा हुआ मिट्टी का छोटा सा पुतला और 2 पैसे की टूटी हुई बांसुरी वहां पड़ी थी। बच्चों की तरह वृद्ध ने उन्हें बटोर कर अपने सोने के कमरे में रख दिया। दोपहर को फिर गंगा पांडे के घर शतरंज बिछाकर बैठने लगे। शाम को मुकुंद घोष के बैठक खाने में जमने लगे, किंतु प्रसिद्ध खिलाड़ी कहकर कैलाश चंद्र का अब उतना सम्मान नहीं होता, क्योंकि वे तब दिग्विजय थे और अब एकमात्र खिलाड़ी हैं। उन दिनों जिसे हाथ पकड़कर खेल सिखाते थे, वही आज चाल बोल देता है। जिनके साथ वे बाजी रखकर भी खेल नहीं पाते थे, वही आज स्वेच्छा से एक किश्त मारकर ही खेल आरंभ करता है। खेलने का शौक अब भी पहले की तरह है, परंतु अब वह सामर्थ्य नहीं है। 2-1 कठिन चाल अब भी याद पड़ती हैं, किंतु सरल खेल में भी बड़ी गलती हो जाती है। पहले शतरंज खेलने का गर्व था और आज वह केवल लज्जा में बदल गया है। शंभू मिश्र आज भी सम्मान करते हैं। वे प्रतिद्वंदी होकर नहीं खेलते, आवश्यकता पड़ने पर 2-1 कठिन समस्या पूर्ण कर देते हैं। घर पर भी आजकल बड़ी गड़बड़ी मच जाती है। लख्या की माँ रोज ही गुस्सा हो जाती है। 1-2 दिन उसे आंसू पोंछते हुए भी देखा गया। वह कहती, बाबू खाना दाना क्या एक बारगी छोड़ दिया, जरा आईने में अपनी सूरत तो देखो। कैलाश चंद्र हंसकर कहते, बेटी रसोई बनाना बिल्कुल भूल गया हूँ, अब बर्दाश्त नहीं होता। बहुत दिनों की पुरानी वह दासी छोड़ती नहीं, बक बक करके एक मुट्ठी चावल बनवा ही देती है। इस तरह 1 महीना कट गया। इसके बाद 3-4 दिनों तक कैलाश काका को कोई नहीं देख पाया। शंभू मिश्र को यह बात पहले याद आई। वे देखने आए, पुकारा, बाबूजी। लख्या की माँ ने जवाब दिया, कहा बाबूजी को बुखार हो आया है। मिश्र जी ने अंदर आकर बिछौने के पास पहुंचकर कहा, बाबूजी बुखार हो आया क्या? कैलाश चंद्र ने हंसकर कहा, हाँ हाँ मिश्र जी, पुकार हुई है, खुशी से धीरे धीरे जा रहा हूं। मिश्र जी ने कहा, छी राम राम, आराम हो जाएगा। अब आराम होने की उम्र नहीं है ठाकुर, अब की चलना होगा। कविराज को बुलाया था। कैलाश फिर हंस पड़े। 68 साल की उम्र में कविराज आकर क्या करेगा मिश्र जी? 68 साल बाबूजी, 68 साल का आदमी भी जी सकता है। कैलाश चंद्र ने उस बात का जवाब ना देकर सहसा उत्तर दिया, अच्छी बात है मिश्र जी, मेरे दादा भाई ने चिट्ठी लिखी है। अरे लख्या की माँ, वह जंगला खोल देती। मिश्र जी को चिट्ठी पढ़ सुनाऊं, मिश्र जी को चिट्ठी पढ़ सुनाऊं। तकिए के नीचे एक चिट्ठी निकालकर बड़ी तकलीफ से शुरू से आखिर तक पढ़ सुनाई। पत्र बंगाल में होने के कारण हिंदी भाषी शंभू मिश्र ने बहुत कुछ समझा, बहुत कुछ नहीं समझा। रात को शंभू मिश्र कविराज को बुला लाए। कविराज बंगाली थे, कैलाश चंद्र से परिचय था। उनके सवालों का 2-1 जवाब देकर कहा, कविराज महाशय, दादा भाई ने चिट्ठी लिखी है, सुनो पढ़ता हूँ। दादा भाई से कविराज महाशय का परिचय नहीं था। बोले, किसकी चिट्ठी है? दादू विशु की। लख्या की माँ, चिराग जरा यहाँ रख तो बिटिया। चिराग के सहारे उन्होंने सब कुछ पढ़ सुनाया। कविराज ने सुना या नहीं, कैलाश चंद्र ने यह जानना भी नहीं चाहा। सरयू के हाथ की लिखी हुई विशु की चिट्ठी थी। वृद्ध को यही संतावना थी, यही सुख था। कविराज महाशय
दवा देकर चले गए। कैलाश चंद्र शंभू मिश्र को पुकार कर विश्वेश्वर के रूप, गुण और बुद्धि इन सब की समालोचना करने लगे। 2 सप्ताह बीत गए किंतु बुखार ठीक नहीं हुआ। वृद्ध ने तब तक मोहल्ले के एक लड़के को बुलाकर विशु को एक पत्र लिखवाया। मोटी बात यह थी कि वे मज़े में हैं और केवल कुछ अस्वस्थ हो गए हैं, किंतु चिंता की कोई बात नहीं है। यह सुनकर कि कैलाश काका के जीने की अब कोई आशा नहीं है, हरिदयाल देखने आए। 2-1 बातचीत के बाद कैलाश चंद्र ने तकिए के नीचे से वह चिट्ठी निकालकर उसके हाथ पर रखते हुए कहा, बाबूजी पढ़ो। चिट्ठी बिल्कुल मैली हो गई है, 2-1 जगह से फट भी गई है, अच्छी तरह से पढ़ा नहीं जा सकता। हरिदयाल जो पढ़ सके पढ़कर बोले, सरयू के हाथ की लिखावट है, उसके हाथ का लिखा है, पर चिट्ठी मेरे भैया की है, नीचे उसका नाम भी है। वृद्ध बातचीत से उतना संतुष्ट नहीं हुए, बोले उसका नाम और उसकी चिट्ठी केवल सरयू ने लिख दिया है, वह जब लिखना सीख लेगा तो खुद लिखेगा। हरिदयाल ने सिर हिलाया। कैलाश चंद्र उत्साह से कहने लगे, पढ़ा बाबूजी। मेरा विशु रात को दादू दादू कहकर रो उठता है, वह क्या भूल सकता है। इसी समय उनकी आंखों से 2 बूंद आंसू गोलों पर बहकर तकिए पर आ गिरे। लखिया की माँ पासी थी, उसने दयाल ठाकुर को इशारे से बाहर बुलाकर कहा, ठाकुर जाओ, तुम्हारे रहने पर दिन भर यही बाबूजी इसी प्रकार से बात करेंगे। 4-5 दिन और कट गए, अब हालत निहायत खराब हो गई है। शंभू मिश्र आजकल रात दिन वहीं रहते, बीच बीच में कविराज आकर देख जाते। आज दिन भर होश नहीं था, शाम को कुछ होश हुआ, इसके बाद अर्धचेतन अवस्था में पड़े रहे। गंभीर रात को बोले, विशुदा मेरा वजीर अब दे दो, नहीं तो मात खा जाऊंगा। शंभू मिश्र ने पास आकर कहा, बाबूजी क्या बक रहे हो। कैलाश चंद्र ने एक बार उनकी ओर देखा, घबरा कर एक बार तकिए के नीचे हाथ डाला, जैसे कोई चीज खो गई हो और आवश्यकता के समय हाथ बढ़ाने पर पा नहीं सकते हों। इसके बाद हताश होकर करवट बदलकर मधुर स्वर में बोले, विशु विश्वेश्वर एक बार वजीर दे दो भाई। वजीर हारने पर खेल कितनी देर होगा। इस संसार के दांव पर कैलाश चंद्र वजीर हार गए। संसार के मालिक के प्रति कातर भाव से जैसे उसी की भिक्षा मांग रहे थे। शंभू मिश्र पास आकर खड़े हो गए। लखिया की मां ने चिराग मुंह के सामने रखकर देखा कि उनकी आंखें चढ़ गई थी, केवल होंठ अब भी कांप कर जैसे कहते हो, विश्वेश्वर वजीर हारने पर भला फिर कितनी देर खेल होता है। अरे विशुदा वजीर कहाँ है, दे भाई दे। दूसरे दिन दयाल ठाकुर ने चंद्रनाथ को पत्र लिख दिया कि पिछली रात कैलाश चंद्र की मृत्यु हो गई। हमारी चंद्रनाथ की कहानी में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि चंद्रनाथ की कहानी आपको पसंद आई होगी और इसी तरह हमारे नए नए कहानियों के साथ बने रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।